गुड मॉर्निंग छात्रों, हैप्पी संडे। मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक, महावीर इंटर कॉलेज मधेपुरा। और रेडियो टीवी रंगीन टेलीविज़न थर्ड पेपर है आपका। और इस बार का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। रिज़ल्ट में मनदीप चौरसिया जी ने करीब 78% नंबर स्कोर किया। सेकेंड पे ब्रजेश यादव जी ने भी डिक्टेंशन लिया, करीब 76%। और थर्ड नंबर पे 74 के आसपास, फिर 73, मतलब 71 से कोई नीचे नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरिट आपकी बहुत अच्छी गई है इस बार। और इसके साथ साथ आप लोग तैयारी करिए, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा कंप्यूटर, थोड़ा टाइपिंग, 3-3, 6-6 महीने के कोर्स हैं। और साथ में अपनी तैयारी एसएससी वगैरह की, जो मैंने आपको बताया था 6-7-8 से, वो चीज़ की भी तैयारी करते रहिए। आइए देखते हैं एक छोटा सा, और भी सब लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर। इसका अगला चैप्टर ट्रांसफार्मर है, और 2 चैप्टर और बचे हैं इस क्लास 11 में। तो ट्रांसफार्मर के बारे में समझते हैं। ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है? हर गांव में लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो वो ट्रांसफार्मर क्या है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर इसका एक नाम और भी हिंदी में अगर कहा जाए तो परिणामित्र भी कहते हैं इसको, परिणामित्र। और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अननोन प्रेरण, मतलब अगर एक दो कुंडली पास पास रखी हैं, अगर उसमें एक में हम धारा देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वह दूसरी धारा में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण दूसरे में भी धारा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली जिसे हम कहेंगे। तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ट्रांसफार्मर देखिए इस तरह से होता है। ये आपकी प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय। और ये सेकंड पेपर में भी हमने आपको बताया है, प्राथमिक और द्वितीय। तो स्टेप अप ऊंचाई बोलेंगे, तो स्टेप अप जो करेंगे तो सेकेंडरी में ज़्यादा फेरों की संख्या होगी, स्टेप डाउन करेंगे तो सेकेंडरी में कम फेरों की संख्या होगी। हो सकता हो कभी वीडियो आपको साफ ना दिखाई दे, लेकिन आवाज़ से आप समझ लें, और पेज में आपको दे ही देता हूँ तो उससे आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर की संरचना है। देखिए, कोर इन्हें बोलते हैं, और यहाँ से हम इनपुट AC वोल्ट देते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर में, और यहाँ से आउटपुट लेते हैं, इसे VS कहते हैं। तो VP प्राइमरी वोल्टेज, VS सेकेंडरी वोल्टेज, IP प्राइमरी करंट, IS सेकेंडरी करंट। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का इन्होंने बनाया है यहाँ पे। तो और अपचाई, आप ऐसे, अपचाई मतलब सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम। तो आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना किस प्रकार के होते हैं। एक तो ऊंचाई हो गया आपका, एक अपचाई हो गया, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन आपके गांव में लगा हुआ है, जो 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलता है और आपके घर को जाता है। और अपचाई जो आपका सब स्टेशन है वहाँ लगा रहता है, कि वहाँ से जहाँ से विद्युत का प्रोडक्शन होता है, जैसे 11 वोल्ट प्रोडक्शन हुआ तो उसको 11 को 33 किलो वोल्ट बना के, फिर उसको 132 बना के सब स्टेशन पे दिया जाता है। तो अपचाई अक्सर सब स्टेशन पे पाए जाते हैं। और इनमें कॉइल भी 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, क्योंकि जब 2 रहेंगी तभी म्यूचुअल इंडक्शन होगा। प्राइमरी वाइंडिंग में आप करंट देंगे तो सेकेंडरी में म्यूचुअल इंडक्शंस के कारण इसमें जो है धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसकी संरचना मैंने आपको दिखाई दिया कि पत्तियां होती हैं, इस जो क्रोड कही जाती हैं, वो भी एक दूसरे से, और उनके बीच में इंसुलेशन, उनको अलग अलग, जो ये पत्तियां आप देख रहे हैं लगी हुई हैं, तो इनकी ये पत्तियां लोहे की हैं, लेकिन इनके बीच में इंसुलेशन पदार्थ लगा हुआ है। इंसुलेशन मतलब जो जिसमें धारा ना बह सके, तो इसलिए दोनों पट्टियाँ सटी नहीं हुई हैं, ये आप इसको मत समझिए। और कार्यविधि वही है आपकी कि विद्युत वाहक बल को परिवर्तन जब प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं और उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तो यह दूसरी दिशा में भी एक दिशा में क्रोड, प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक दिशा में चुंबकित होता है तथा दूसरी दिशा में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही आपकी एक संरचना है। अगर आप चित्र भी बनाते हैं, इस तरह से सारी चीज़ें दिखा देते हैं, तो आप संरचना का मतलब आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं। उसके बाद इसके सूत्र पे अगर हम आए तो देखें, तो VS/VP, ES/EP,
ई स्मॉल से दिखाते हैं विद्युत वाहक बल को, और एन एस मतलब एन फेरों की संख्या, एन एस एन पी। तो ये सूत्र हमेशा याद रखिएगा। इसमें सिर्फ वी एस बटा वी पी आई वही वी एस ई एस हो गया, ई एस बटा ई एस और एन एस बटा एन पी। और यहाँ पर वही आई जो होता है करंट, यही ठीक उल्टा हो जाता है आई पी बटा आई एस। तो इसमें 3 ठो देगा, 1 ठो पूछता है। ये सवाल बहुत छोटा सा आता है। यहाँ भी दिया है देखिए, आई पी बटा आई एस बराबर वी एस बटा वी पी एन एस अपन एन पी। यह नियतांक है आर के बराबर। और इसी आर को हम पर मतलब ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। इसको हम आर को ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। तो ये फैराडे साहब का था, फैराडे साहब की ही खोज है ये। और ट्रांसफार्मर के लाभ देखिए बहुत हैं कि ये विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, कम ज़्यादा कर सकता है। इसमें किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ती है, और इसको चलने से ज़्यादा मशीनों में शोर भी नहीं होता है, और वोल्टेज और करंट को अपने आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, टूट फूट भी कम होती है। ये तमाम तरह के एडवांटेज हैं ट्रांसफार्मर के। और इसका अगर वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण में कई भाग में कर सकते हैं, जैसे कोर के आधार पे कोर टाइप होता है, सेल टाइप, बेरी टाइप। आउटपुट के आधार पे भी आप निकालेंगे कि वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन, वोल्टेज के आधार पे। कार्य के आधार पे अगर देखें तो हर जगह हर तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, कहीं ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं, कहीं ईएसटी पूछता है क्या है, तो एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर। बैटरी एलिमिनेटर कार्य के आधार पे, यहाँ पर भी बैटरी इन्वर्टर में भी आपका ट्रांसफार्मर, जो आप मोबाइल चार्जर लिए हैं उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो स्टेप डाउन है 220 को 12 वोल्ट, ये 6 वोल्ट जैसी आपकी मोबाइल की आवश्यकता है उतना बनाता है। और ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी होता है, आईएफ ट्रांसफार्मर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर भी होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर। तो फेज के आधार पर सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर आप गांव में यूज करते होंगे, 2 फेज का भी यूज़ करते होंगे, 3 फेज का सॉरी, और उसी के आधार से ये वर्गीकरण है आपका। अब अक्सर इसमें यही पूछता है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करिए। और उसके बाद एक ऑटो ट्रांसफार्मर को आप थोड़ा देखिए। ये देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर, इसमें सेकेंडरी कुंडली नहीं होती ऑटो ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी में, इसी में आधा जो है ये प्राइमरी बन जाती है और आधा सेकेंडरी। तो इसमें एक ही कुंडली होती है, एक ही वाइंडिंग होती है, और इसमें एक कॉमन टेप ये है, इसी के आधार पे हम इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है। और उसी तरह से बैटरी एलिमिनेटर का भी जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा आपका देखिए इस तरह से होगा, इसमें ज़्यादा रहेगा स्टेप डाउन, मतलब सेकेंडरी में कम होगा, क्योंकि आपको 6 वोल्ट चाहिए या 8 वोल्ट चाहिए। इसके बाद आप डायोड लगाएंगे, उसको डीसी बना के अपने उसमें ले लेंगे आप मोबाइल में। और एक और आता है टर्न रेशियो क्या है, तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो लपेटों का अनुपात है उन्हीं को हम टर्न रेशियो या टर्न रेशो कहते हैं, या इसको इस तरह से भी कह लें आप NS/NP। तो ये आपका ये टर्न रेशियो होता है या टर्न रेशो आप कह लें। और ट्रांसफार्मर की दक्षता अगर निकालनी है तो ट्रांसफार्मर में पावर आउटपुट में क्या मिल रहा है और इनपुट में कितना दिया गया है, तो पावर आउटपुट बता इनपुट पावर गुणे 100 कर दीजिए तो परसेंट में आ जाएगा। यही पावर इसकी क्षमता होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद लोड अथा नो लोड ट्रांसफार्मर होता है। नो लोड ट्रांसफार्मर अक्सर उसको कहते हैं कि अगर उसके सेकेंडरी में कोई लोड ना जोड़ा जाए, अगर कोई लोड बल्ब वगैरह नहीं जोड़ेंगे आप तो वो ट्रांसफार्मर नो लोड हो जाएगा। और वही चीज़ अगर आप लोड जोड़ देते हैं ट्रांसफार्मर में, मोबाइल जैसे आपका है, आप उसको चार्जिंग में लगा देंगे तो मोबाइल आपका क्या होगा, लोड हो जाएगा। तो वो उससे लोड करंट बहने लगती है और नो लोड में करंट नहीं बहेगी। ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती हैं वो 4 प्रकार की मुख्य हैं, जो एसी हानि भी इसे हम कहते हैं, जैसे एडी करंट हानि, यह कोर में पैदा होती है। और जो ये उनके कोर में चक्कर काटने से, विद्युत वाहक बल के चक्कर काटने से जो उसमें करंट पैदा होती हैं उसे हम ईडी करंट कहते हैं। ये जो विद्युत वाहक बल चूँकि कोर लोहे का है तो उसमें तो उत्पन्न रहेगा ही, और वो चक्कर काटेगा उसके अंदर तो ईडी करंट उत्पन्न होती है। तो ये ईडी करंट लॉस नंबर 1। नंबर 2 हिस्टेरेसिस लॉस इसे कहते हैं।
और ये हिस्टेसिस लॉस दूसरा। तीसरा कॉपर लॉस, चूँकि कॉपर में वाइंडिंग जो बनी रहती हैं वो कॉपर की होती हैं, तो कॉपर धीरे धीरे उसकी भी तो क्षमता कम होती है, तो कॉपर जो है धीरे धीरे आपका कॉपर लॉस भी होता है, तो कॉपर लॉस भी इसके अंदर है। और लास्ट है चौथा लीकेज। तो लीकेज लॉस में का मतलब हुआ है कि जैसे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से पैदा हुए जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं जो सेकेंडरी से नहीं गुजरते, तो वैद्युत शक्ति का वहाँ पर आपका ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इसी को हम लीकेज क्षति कहते हैं। स्किन इफेक्ट किसे कहते हैं? उच्च फ्रिक्वेंसी पर कार्य करने वाले इंडक्टर ट्रांसफार्मर चालकों में स्किन इफेक्ट नामक दोष पाया जाता है। स्किन इफेक्ट, तो ये स्किन का मतलब अंदर के भाग में, ट्रांसफार्मर के भीतरी भाग में अनावश्यक रेजिस्टेंस पैदा हो जाते हैं, यही स्किन इफेक्ट कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम आए देखें तो सीधे सवाल पे भी देख सकते हैं कि इतने वोल्ट के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो क्या होगा, तो ES बटा EP करिए या NP बटा NS करिए, वही मिले, NS बटा NP करिए तो वही आपका टर्न रेशियो हो जाएगा। और उसके बाद इसी टर्न रेशियो से आप चाहेंगे तो करंट का रेशियो भी निकाल लेंगे, IP बटा IS, क्योंकि ES बटा EP और इसी का ठीक IP बटा IS, तो करंट का रेशियो भी आप निकाल लेंगे। और अगर मान नहीं पता है, एक करंट मान जैसे कि 10 एम्पियर सेकेंडरी में करंट बह रही है, तो 10 एम्पियर सेकेंडरी में करंट बह रही है तो IS का मान 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर रख देंगे तो IP का मान भी निकल जाएगा। बहुत आसान से सवाल इसके ऊपर आते हैं। और भी मैं आपको एक आध सवाल इसमें और दिखाता हूँ कि यही देखिए VS अपान VP IP अपान IS। अब इसमें आपको VS दिया हुआ है इस पूरे सवाल में, IP दिया हुआ है नहीं मिला है, IS पता है, तो आप वही 3 ठो हैं, NS बटा NP भी है, उसको मत लीजिए, 2 को लेके निकालिए, IP आपका तिर्यक गुणा करके 3 एम्पियर निकल आएगा। इसी तरह से ये भी सवाल है, इसमें भी परिपथ में प्राथमिक में 110 वोल्ट, द्वितीयक में इतना किलो वोल्ट है, तो किलो वोल्ट में मतलब 1000 का गुणा कर दीजिए तो ये भी वोल्ट हो जाएगा। और धारा का मान अगर मिली एम्पियर है तो उसको एम्पियर में ज़रूर बना लीजिए, तो 0.1 एम्पियर हो जाएगा। और दक्षता 100%, तो प्राथमिक में धारा बताइए, तो वो तो VS अपान VP IP अपान IS से आपको इसे ही निकल जाएगा। इसमें आप VS आपको पता है, IS पता है, तो IP आपको तिर्यक गुणा करने से 2 एम्पियर मिल जाएगा। और दक्षता इसकी मान ली गई है कि 100% है, तो इसलिए। और छोटे छोटे सवाल वही है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें कितनी वाइंडिंग होते हैं, वर्गीकरण करिए, और ED करंट क्या है, ट्रांसफार्मर के लाभ बताइए, बैटरी लिमिटर में ट्रांसफार्मर कौन सा स्टेप डाउन यूज होता है, और ड्राइवर ट्रांसफार्मर क्या है, ED करंट क्षति क्या है, और छोटे सवाल में किस सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, यही सब छोटे छोटे सवाल हैं। और या बड़ा सवाल पूछ लेगा तो ट्रांसफार्मर की बनावट, रचना, कार्यविधि ये बता दीजिए, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है ये बता दीजिए, स्वप्रेरण और नॉन प्रेरण को समझा दीजिए। बड़ा सवाल 8 नंबर का आसान सा सवाल है। और लास्ट चैप्टर वही है आपका इलेक्ट्रॉनिक में प्रयुक्त होने वाली युक्तियाँ, तो जैसे कि एरियल कहीं कहीं दिखाया जाता है तो इस तरह से प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस आपको दिखाने के लिए कि रेजिस्टेंस किस तरह से दिखाया जाता है, तो प्रतिरोध भी आपको इसमें कहीं दिखाया गया होगा। ये देखिए, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध, इस पर तीर लगा दिया तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये अगला चैप्टर हम लोग का रहेगा और इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रतीक चिन्ह, छोटा सा चैप्टर है और 2 मुश्किल से 5 मिनट का, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग का चतुर्थ प्रश्न पत्र ट्रांजिस्टर देखिए इसको कहते हैं, इसकी 3 टांगें होती हैं, और ट्रांजिस्टर रेडियो इसको कहते हैं। तो मेनी थैंक्स। और इसमें वही छोटे छोटे सवाल भी आएंगे, डायोड का संकेत चिन्ह बना दीजिए, PNP ट्रांजिस्टर का बना दीजिए, LED का प्रतीक चिन्ह बना दीजिए, जेनर डायोड का बना दीजिए, लाउड स्पीकर का प्रतीक चिन्ह बना दीजिए, लैंप का प्रतीक चिन्ह बना दीजिए। लैंप तो आप जानते हैं, ऐसे ऐसे गोला कर देंगे, गोल बना देंगे, लैंप हो जाएगा बल्ब का।
तो मैंने थैंक्स छात्रों। पेज मैं आपको दे दे रहा हूँ। वीडियो में हो सकता है कि चित्र साफ ना आ रहा हो, लेकिन मैं अपनी आवाज़ से ऑडियो में आपको दे रहा हूँ, तो ऑडियो को आप सुनिए और पेज को आप उससे पढ़ के, ऑडियो मिल गया, पेज मिल गया, और क्लास में कॉलेज में हम लोग आते ही मिलते ही हैं, तो कभी कभी पर्सनल मिल के या इस पर कमेंट भी देंगे तो मैं आपको फ़ोन करके भी बता दूँगा। मैनी थैंक्स छात्रों। आज के लिए संडे है, मंडे कल से कॉलेज अपना जिसके एडमिशन वगैरह, अब तो रिजल्ट्स आ ही गए हैं, तो एडमिशन वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ अपनी धीरे धीरे पूरा करना शुरू कर दीजिए। थैंक्स अगेन।